वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो बेयर विथ मी। तो प्राइस एक्शंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड करते हैं, प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हैं, ब्रेक इवन हैं, ह्यूज लॉसेस में हैं, कुछ में भी हो, आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ सेटअप एंड येट दैट सेटअप शुड हैव ए डिस्क्रिशनरी एलिमेंट्स। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका सेटअप बड़ा ही कॉन्क्रीट होगा, इस तरह का सेटअप होगा जो ज़रा भी हिलता नहीं है, जिसमें लॉजिक और थॉट्स की कोई संभावना ही नहीं है, कि वो मतलब सिचुएशनल नहीं है, वो चेंज नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा भी सेटअप हो, 80% या 95% भी अगर विन रेट हो, तो वो कभी ना कभी जाके इवॉल्व जैसे ही होने लगेगा, मोर एंड मोर लोग उस सेटअप को या उस तरह के सेटअप को अपनाने लगेंगे, तो वो क्या होगा, उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे गिर जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ विद एन एग्जांपल। अर्लियर हमारे पास क्या था, टेक्निकल एनालिसिस था, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना ढिंकाना, दिस एंड दैट। उसको लोगों ने और कॉम्प्लिकेट करके नए नए भाषाओं में थोड़ा सा ट्विक करके, थोड़ा सा इधर उधर करके, ऑर्डर ब्लॉक्स, FVG, फेयर वैल्यू गैप, ICT, SMT, थोड़ा सा फैंसी करके, ताकि बेच सके। बेचना ज़रूरी है, मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल की डेट पे। और मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो करना है, जो कर रहे हैं करें, मगर वैल्यू ऐड होना चाहिए। और SMT, ICT ये सब वर्क करती है गाइस। लिक्विडिटी स्वीप, ये सब कोई मजाक नहीं है। हर चीज़ें, गोल्ड का चार्ट ले लो या किसी का भी चार्ट ले लो, दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क इन रियल लाइफ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो सेटअप है ना, वो बहुत ही डिस्क्रीट सेटअप है। बट अभी मेरे सेटअप में एक इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मुझे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिल चुके हैं कि जो अगर दिखा मुझे तो अपन ट्रेड करने जाएंगे, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, मैं पूरा प्योर लॉजिक बेस्ड ट्रेड लेता था, चार्ट्स में कुछ भी ड्रॉ नहीं करता था, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, पूरा लॉजिक, यहाँ बायर है यहाँ सेलर है, सब सोच लगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता था ना, मैं कभी भी या तो बड़े ऑर्डर नहीं मार पाता था या अपने लॉसेस को फिक्स नहीं कर पाता था, जब मैं लर्निंग फेज में था सेटअप्स के। बट अब ऐसा नहीं है, अब सेटअप्स थोड़े क्लियर हो रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए चार्ट में वो मुझे दिख रहा है, मुझे किधर कंफर्मेशन लेना है, क्या टाइम फ्रेम यूज़ करना है, सब क्लियर हो रहा है। तो मैं आपको कुछ ट्रेड्स एक्सप्लेन करूंगा। और ये प्राइस एक्शन का बड़ा ही मतलब थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि लंबा होगा। बोरिंग तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा, बट लंबा हो सकता है। तो मेरे लिए देखिए, मैंने हर बार अपने सेशंस में बताई है कि देयर इज ओनली 3 ways वन कुड एंटर द मार्केट। सिर्फ 3 W's है मार्केट में, 3 एंट्री, ठीक है। और कोई तरीका है ही नहीं मार्केट में एंटर करने का। पहला तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है और आप पहले ही समझ जाओ कि मार्केट का ट्रेंड या स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, और यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ भी है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी है, आपने किसी भी तरह से जज किया, मगर पकड़ लिया कि ये मार्केट का रिवर्सल हो जाएगा, आपने रिवर्सल से ही माल उठा लिया, ठीक है। दूसरे लोगों ने क्या किया, वेट किया एक रीटेस्ट का, उन्होंने रीटेस्ट से माल उठाया। तीसरे लोगों ने क्या किया, ब्रेकआउट पे माल उठाया, ठीक है। देयर कुड बी नो, अब क्या है बताइए। तो अब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। अब अगर आप FVG देखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक देखिए, FVG ऑर्डर ब्लॉक ये सब देखिएगा, तो वहाँ पे जो एंट्रीज हैं थोड़ी ट्रिकी हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी अजीब सी हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे एंट्री ऐसी है कि ये गया, यहाँ पे उसने ये किया, नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप किया, सारे ऑर्डर्स को पंच किया, इन लोग का SL ट्रिगर किया, मगर कहीं जा नहीं पाया। SL ट्रिगर करने के बाद ही रुक गया यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये सब भी लॉजिक बहुत अच्छा है, मगर अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से भी, अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से भी ट्रेड ले रहे हो, तो बड़ा टाइम फ्रेम में क्या है, ट्रेंड क्या है, ऊपर ही है ना। तो आपने क्या किया, आपने कंटिन्यूएशन पे ट्रेंड लिया ना। मुझे ऐसा लगता है आप 3 तरीकों से एंट्री कर सकते हो। पहला है ट्रेंड रिवर्सल पे एंट्री कर सकते हो, दूसरा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे एंट्री कर सकते हो, तीसरा है ट्रेंड कंफर्मेशन ब्रेकआउट। ट्रेंड कंफर्म हो गया है, रीटेस्ट कर चुका है, ब्रेकआउट करते करते ऊपर जाया जा रहा, आप एंट्री कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, प्राइस एक्शन का ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है
वो रुक ही नहीं रहा, वो ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है। आप वेट कर रहे हो कि रीटेस्ट करेगा तो मैं आऊँगा, मतलब 50% पे आएगा, आपका फिबोनाची पे आएगा, कहीं पर भी आएगा, मूविंग एवरेज पे आएगा, आ ही नहीं रहा। वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऊपर चला जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ना वो 50% पे आ रहा है, ना वो मूविंग एवरेज पे सही से आ रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है इस पर एंट्री कैसे करें, ठीक है। बहुत ही देखिए, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं माफ कीजिएगा, सब इंटर रिलेटेड है, हाँ? कोई भी किसी से अलग नहीं है। आप ऐसा मत समझिएगा आई एम जंपिंग, आई एम नॉट जंपिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द सेम थिंग, कि लोग एक ही चीज़ को कितने तरीकों से देख सकते हैं या देखते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर किसी भी बायर की में बाइंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो उसके लिए क्या इजी होगा? उसके लिए इजी होगा कि वो नीचे आए, एक अच्छे लेवल पे 50% पे आए और फिर यहाँ से ऊपर जाए, कि वो थोड़ा सा नीचे आए और फिर यहाँ से ऊपर जाए। क्या होगा, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? ऑब्वियसली सेकेंड वन, ठीक है। अगर बायर का स्ट्रेंथ बहुत हेवी है और वो चलते ही जा रहा है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा डिप करना नहीं चाहेगा, प्राइसेस वहीं से ऊपर चली जानी चाहिए। और इसमें एक और लॉजिक आता है, ये भी लॉजिक ये है कि फॉर एनी काइंड ऑफ अ ट्रेंड टू रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ मोस्ट जैसे अगर 2500 पे है, अब 2500 से अगर ये 2600, 2700, 2800 इसको अगर जाना है तो प्राइजेस नीड टू डिप एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, बिकॉज जो बायर ने पैसा यहाँ पे लगाया है उसका एक कैपेसिटी है उसके ऑर्डर का कि वो किन्हीं जगह पे लेके जा पाए। मगर वी नीड मोर बायर्स सो दैट हमें ये पता चले कि कंसिस्टेंटली बाइंग हो रही है, और उसके लिए प्राइजेस नीड टू डिप डाउन टू अ सर्टेन लेवल। दैट कुड बी मे बी 50% फिबोनाची, दैट कुड बी मूविंग एवरेज breakdowns, whatever, that could be an important psychological area, I don't know, whatever। बट जब स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है ना तो ज़्यादा डिप नहीं करना चाहिए प्राइजेस को। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझूं कि अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा है, तो मैं ये समझूंगा वो ज़्यादा डिप नहीं कर रहा, तो मैं ये समझूंगा कि वो शायद छोटे टाइम के लिए ही ऊपर जाएगा, कंटिन्यू नहीं करेगा। हालांकि ये सारे लॉजिक एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे गोल्ड एक इंस्ट्रूमेंट है सर, उसका अपना एक नेचर है। अब हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको, अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ। अब ये क्या है, प्राइजेस ऊपर गई, ठीक है, अब प्राइजेस नीचे आई, ठीक है, प्राइजेस ऊपर गई। अब ये प्राइजेस जब इतना डिप करता है ना तो नए बायर्स के लिए एंट्री आसान हो जाती है, क्योंकि वो टॉप से बाई करना चाहते नहीं है। मगर जब 2-3 बार अगर प्राइजेस टॉप से ही निकल जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा डिप कर निकल जा रहा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, कि चलो ब्रेकआउट पे ही लेके देखते हैं, अगर निकल गया प्राइस तो निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि प्राइजेस थोड़े बहुत ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे आया, आपने एंट्री करी, यहाँ पे थोड़ा सा रुका वो प्राइजेस, मगर नीचे भी नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, थोड़ा सा रुका, साइडवेज हुआ, उस साइडवेज लिक्विडिटी में आपका शायद एसएल चला गया, नहीं गया तो बहुत अच्छा, फिर ये ऊपर चला गया। मैं ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताए हैं, ये सारे मैं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलो अब चलते हैं ट्रेड्स पे। जब बात हो ही गई है तो चलो निकालते हैं अपना ट्रेड, ठीक है। तो हम लोग आते हैं गोल्ड पे, ठीक है। तो गोल्ड पे अभी भाई मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है। उस ट्रेड का मेट्रिक बहुत ही अच्छा था और ट्रेड ने अपन को 1:3 करीबन 8 वेट दे चुका है। अभी भी गोल्ड देख लो बहुत अच्छे सिनारियो में जा रहा है, ठीक है। और मेरा इरादा था कि इस जगह से एंट्री करने का गोल्ड पे, बट ये मिस आउट हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं गोल्ड पे मैंने कहाँ से ट्रेड करी है, ठीक है। तो 38.16 मैंने इस जगह से ट्रेड लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, फॉर मी मुझे ये जब कंटिन्यू नीचे आया ना, मुझे ये पता नहीं क्यों नहीं लगा कि ये सेल के लिए है, ठीक है। पहला बात, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि लोग नीचे से इसको बाय करते हुए आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए इस जगह से गोल्ड ने ज़्यादा मतलब डीप नीचे नहीं गया है क्या, मतलब हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब जब भी आपको स्ट्रेंथ दिख रहा हो ना,
आप देख रहे हो कि ये ज़्यादा डिप नहीं कर रहा है। ज़्यादा डिप नहीं करने का मतलब है कि आप यहाँ से अगर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो इसका फिप पे नहीं आया है, ठीक है। चलो मूविंग एवरेज के आसपास लग रहा है, आपने एक एंट्री बैठाई। अगर आप यहाँ से एंट्री बैठाने से डर रहे हो तो इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री बैठाओ, छोटे छोटे एसएल लेके ट्राई करो, अगर निकल गया तो बढ़ा दे देगा। सिंपल है, गोल्ड में और कुछ सोचने का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मे भी गोल्ड अभी बहुत पॉजिटिव चल रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, वॉट एवर, बट चार्ट्स जो बता रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या हुआ था। गोल्ड में मैं ट्रेड ले रहा था, ठीक है। तो गोल्ड में मैं गोल्ड ऐसे जा रहा है बहुत अच्छे लेवल्स पे, उसके बाद थोड़ा सा डिप कर रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री करके बैठा के ट्रेड ले रहा हूँ। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी में एक दो बार मेरा एसएल लग जा रहा है, फिर वो निकल रहा है। तो एक दो एसएल क्या होता है ना, आप बड़ा प्रॉफिट भी लोगे, दो तीन एसएल अगर बकवास हो गए तो वो आपका क्या करता है, मार्जिन खत्म कर देता है, मतलब प्रॉफिट का एक तो अच्छा रेशियो आपका खत्म कर देता है। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया कि गोल्ड में देख रहा हूँ कि बहुत हेवी ट्रेंडी है, अगर इसका टॉप टेकन आउट होगा मैं एंटर बैठाऊंगा। देखिए आप जब इसने टॉप टेकन आउट किया, आप सारे ब्रेकआउट्स पे खेल सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पे लेने से डर रहे हो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस जगह पे आपने एंट्री करी मान लो गोल्ड पे, हालांकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपने इस जगह से एंट्री करी है, यहाँ पे एसएल दिया है, आप बच गए। मगर आपने अगर क्रिस एसएल रखा होगा तो आप निकल गए। तो आपको नहीं पता ना कि जब आप मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर होकर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो ये लिक्विडिटी फेज में आपका एसएल निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, और बड़ा एसएल लेके कोई फायदा नहीं है। अगर वो भी लग गया तो फिर क्या जस्टिफाई क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो छोटा एसएल, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे जगहों पे जब ट्रेंड बहुत हाई होता है तो मैं ना ये रीटेस्ट पे, ये जो सेकंड वे ऑफ एंट्री है, रिवर्सल नहीं है, ये एक कंटिन्यूएशन में मैं रीटेस्ट एंट्री कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये रीटेस्ट इनफ नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले ब्रेकआउट्स पे ट्रेड किया। जब भी ब्रेकआउट हो रहा है आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, आंख बंद करके ट्रेड लो। अभी देखो गोल्ड यहाँ पे क्या किया, सारा लिक्विडिटी इसने स्वीप किया, बहुत अच्छा मूवमेंट आया। अब एक कंटिन्यूएशन के लिए जा रहा है ये, ठीक है। अब अगर मार्केट को गिरना है, मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट को गिरना है तो इसके नीचे के जाते के साथ मार्केट वापस जब दोबारा आए तो ये दोबारा ज़्यादा बड़ा लेवल पे ना आए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आए मूविंग एवरेज के, ठीक है, ऊपर क्रॉस ओवर दे, मगर यहाँ से ये नीचे जाने की संभावना दिखाए। ये प्राइस मूविंग एवरेज और एक इम्पॉर्टेंट स्विंग्स के नीचे ही रहे। मगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक स्विंग को ऊपर तोड़ दिया, फिर ये नीचे गया, इस स्विंग को तोड़ा। जब भी कोई भी प्राइस अगर ऊपर के स्विंग को भी तोड़ देता है, नीचे के स्विंग को भी तोड़ देता है, तो वहाँ पे एंट्री मत करना बंधुओं। वहाँ पे एंट्री करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी में कौन सा एरिया आपका निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं ये शॉर्ट है तो यहाँ से सेल का एंट्री बन रहा है, कुछ लोग अभी भी बाई में इंटरेस्टेड है तो यहाँ से बाई का एंट्री बैठा रहे हैं, और दोनों का स्विंग टेकन आउट हो रहा है, मगर मूवमेंट कहीं जा नहीं पा रहा है, इक्वलाइज हो जा रहा है, बैलेंस आउट हो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में वेट करना है कि कोई इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक हो मेरे जान, नहीं तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड आया नीचे, ठीक है, स्ट्रक्चरली ब्रेक किया इसको। अब ये सेंटिमेंट क्या है, ये सेंटिमेंट समझ में आ रहा है कि भैया पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अब जैसे देखो स्विंग टेकन आउट हो गया ना, तो स्विंग एक बार टेकन आउट हो गया, कंफर्म हो गया कि अब कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब आप ये मत करो कि आप यहीं से ले लो, ऊपर से ही ले लो। अगर आप ऊपर से लोगे तो क्या होगा, एसएल मेंटेन नहीं हो पाएगा, प्राइसेस थोड़ा सा डिप करेंगे, आपका लग सकता है। और अगर देखो ध्यान से देखना, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मान लो ये प्राइसेस इसके ऊपर गया, कंफर्मेशन मिल गया कि मेरे को ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये ऊपर ही जाएगा। अगर इस एरिया को भी टेकन आउट कर देता है तो अपन और इंटरेस्टेड रहेंगे, मगर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी है मुझे, प्राइसेस नीचे नहीं गए हैं, स्विंग हाई टेकन आउट हो गया। अगर यहाँ से इसको गिरना है तो ये गिरेगा तो ठीक है, वो एसएल लेने के लिए अपन रेडी हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर गया, ऊपर से लेने की कोशिश नहीं करना है। अब आपको पता नहीं है ये डिप करेगा तो कितना डिप करेगा, इतना अच्छा डिप करेगा क्या कि मैं ले सकता हूँ। यू डोंट नो अबाउट गोल्ड, यू डोंट नो अबाउट एनीबडी। तो आपको क्या करना है, आप दो एंट्री यहाँ बैठा सकते हो। एक है आपकी ब्रेकआउट एंट्री जो मैंने अभी बताई कि स्विंग टेकन आउट होने दो गाइस, स्विंग टेकन आउट होने दो, एक फॉलोअप आने दो, तब एंट्री करना, ठीक है। और एक दूसरी एंट्री है कि मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया है, क्रॉसओवर जब हो रहा है क्रॉसओवर पे एंट्री मारो, ठीक है। तो ये एंट्री में क्या होता है ना, आपको पता नहीं होता है कि लिक्विडिटी कितना लेगा। मान लो ये यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ऐसे ऐसे लिक्विड करने लगा, तो आप या तो यहाँ लोगे या यहाँ लोगे। यहाँ पे क्या है ना, इस जगह पे इस सिचुएशन में ना एसएल भी थोड़े बड़े निकलते हैं, थोड़ा $8
$10 निकल जाता है। मगर ऐसा जो ब्रेकआउट सिचुएशन है वहाँ एसएल छोटे निकलते हैं, ठीक है। आप कैंडल के नीचे या इस स्विंग के ही या फिर इस स्विंग के ही नीचे आप टांग के निकल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अगर होता इस स्विंग के नीचे आप टांग के देखो, यहाँ पे $15 का एसएल आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना डॉलर का एसएल आ रहा है। अगर ये लेते हैं तो $13, ये लेते हैं तो इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्म करके $10 के अंदर का एसएल होना चाहिए। उससे ज़्यादा एसएल होगा आप ये कंफर्म हो गया ना, आप 5 मिनट में जाके छोटे छोटे एसएल्स निकाल। एसएल छोटा लेना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जितना क्रिस्प गेम होगा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर एंट्री कर लो, ये एसएल ले लो, ठीक है, $10 का एसएल ले लो। जब ये दोबारा ऊपर जाए फिर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 एसएल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं बोलूँगा 2 अटेम्प्ट लो निकलने के लिए प्राइसेस, क्योंकि बड़ा एसएल लेके ना जस्टिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर बड़ा लग गया तो वो चला गया ना। आप 10 का 2 एसएल लोगे तो 20 होता है, मगर एक ही एसएल में अगर आप $15 दे दोगे तो 2 एसएल में 30 निकल जाएंगे, तो $10 का घाटा। जहाँ पे आप 3 ट्रेड ले सकते थे वहाँ पे सिर्फ आपको 2 ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मान लो एक ट्रेड पे $10 देते हो, लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से निकल गया प्राइसेस, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या देखा, मैंने सिंपल चीज़ें देखी। सबसे पहले मैं बता दूं ये जो कंफर्मेशन है जो मैं ट्रेड लेता हूं, मैं नोटिस करता हूं बड़े टाइम फ्रेम्स। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं हो रहे हैं तो मैं कंफर्मेशन के बिना नहीं खेलता। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है डे। आप सबसे पहले क्या करते हैं, 15 मिनट में जाके जिस एरिया पे मैंने ट्रेड लिया है उसको पहले मार्क कर देते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे मैंने दो बार बाई अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और मेरा 2 बार एसएल लगने के बाद तीसरा बार में मेरा हिट हुआ है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता दूं कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि एक ही बार में मेरा नहीं निकलता एक बार में, तो मैं नहीं निकलता तो मैं अटेम्प्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे कन्विक्शन है कि अगर निकल गया तो निकल जाएगा, बहुत अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं मैंने कुछ ट्रेड लिया था, ठीक है। इस जगह पे कुछ ट्रेड लिया था, छोटा छोटा एसएल दे रहा था, ठीक है। 38 या 38.12 ऐसा कुछ मैं जगह ट्रेड लिया था, और 38.06 का मेरा एसएल था, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेड था, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, प्रॉब्ली नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ड्राइंग करूँगा कि ये एरिया पे अपन ने ट्रेड बैठाया है। 1 डे में जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे और जिस एरिया से अपन ट्रेड लिए हैं उसको मार्क जो किया है उसको देखने की कोशिश करेंगे। 1 डे में कुछ नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा और पीछे आओ, ये एरिया से अपन ने ट्रेड लिया। अब 4 आवर में आप देखो, ध्यान से देखना, 4 आवर क्या बता रहा है। 4 आवर ये बता रहा है कि कैंडल को नेगेटिव किया गया, ठीक है। 4 आवर ये बता रहा है। 4 आवर बहुत ही आराम से एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि भैया हम पूरा एक ही मतलब 4 घंटा में वो इतना ज़्यादा गिर चुका है। थोड़ा 1 आवर में आते हैं। 1 आवर क्या बता रहा है, 1 आवर बता रहा है कंसिस्टेंसी। अब देखो मैंने क्यों ट्रेड लिया, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कैंडल, ध्यान से सुनना, कोई भी कैंडल अगर नेगेटिव हो रहा है कंसेक्यूटिव टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 चार्ट यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम्स नेगेटिव हुआ कैंडल, बड़ा कैंडल बना रहा है, ओके। ये और नेगेटिव होने की पूरा मादा रखता है, दम रखता है, मैं नहीं बोल रहा। मगर अगर ये ऐसा रखता है तो हमें ग्रीन्स के होल कैंडल शायद देखने को ना मिले, मेरे हिसाब से। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये ग्रीन कैंडल देखा, ठीक है, मैंने 33.12 या 33.13 पे अपना ऑर्डर प्लेस कर चुका था मैं, ठीक है। हाँ चलते हैं, 5 मिनट में चलते हैं, शायद 5 मिनट में आपको बेटर समझ में आए कि मेरा किस तरह का ऑर्डर था, ठीक है। देखो 33, हाँ यहाँ पे समझ में आएगा। देखो जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, एक छोटा सा एसएल लेके आई हैव डन, तो 38 12 13 पे मैंने यहाँ पे एंटर किया। ये आया नीचे, मेरा एसएल खाया, मेरा ये इस जगह पे एसएल था 3806.70 समथिंग ऐसा कुछ एसएल था, ठीक है। ये एसएल तो ले लिया 38.06 पे एसएल था मेरा, एसएल ले लिया। मैं डरा नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि अरे यार ये निकल जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है यहाँ से निकलेगा, मेरा एक लॉजिक है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा एक थॉट है, ठीक है, मुझे सेटअप दिख रहा है। फिर यहाँ पे इसने ये जब क्रॉसओवर हुआ 3816 मैंने यहाँ पे एंट्री करी है, ठीक है। और एसएल था मेरा 3804, ठीक है, 0406 ऐसा मेरा एसएल था। तो मैंने यहाँ पे पूरी $10 यहाँ पे दिया, क्योंकि मुझे अपने सेटअप पे अब बात ये ना, सुनो ध्यान से सुनना,
जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि कम एसएल लो, छोटा एसएल लो, मगर लॉजिकल भी होना चाहिए। अगर छोटा है, इलॉजिकल है, वो लग जाएगा, तो 2 बार लेने का कोई मतलब नहीं होता है। बड़ा है, लॉजिकल, बड़ा मतलब रेंज के अंदर $10 की मेरी कैपेसिटी है, मैंने $10 से ज़्यादा एसएल लेना नहीं है। मैंने यहाँ पे, अगर मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ पे बॉटम पे मान लो मेरा $12 हो जा रहा है, तो मुझे अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा $10 का एसएल दे दूँगा सीधा। मैं $10 से ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहता, मैं चीज़ों को लॉजिकल रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंट्री की 3816 पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहीं मेरा 38.5 या 6 पे या 4 पे एसएल था। चलो $11-12 का था, मगर मैंने $10 का ही लिया था, मैंने 3806 पे एसएल लिया था, ठीक है। मुझे मतलब नहीं था अगर 30, ये जो स्विंग देख रहे हो, ये स्विंग 4 पे है, 4.5 पे है, मैंने 6 पे लिया था, तो इसका मतलब अगर 6 आता तो मैं पैसे लूज़ कर सकता। तो मैं ₹2 ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं उतना ही एसएल दूंगा, क्योंकि इसको अगर निकलना है ना मेरी जान, ये निकल जाएगा वहाँ से। अगर नहीं निकलना है तो नहीं निकलेगा, और अगर ये मेरा एसएल मार के ही निकलना चाहता है तो मैं तिवारा एंट्री लेता इसमें, ठीक है, मैं एंट्री लेता। अब आप बोलोगे कि कितना एंट्री लेना आपका लिमिट है, ऐसे तो आप सारे पैसे लुटा दोगे। देखो, एक सेटअप पे अगर मुझे कन्फर्मेशन लग रहा है, मैं 2-3 बार अटेम्प्ट करता हूँ, यूजली 2 बार में निकल जाता है, ठीक है। और अगर नहीं निकलता तो मैं क्या करता हूँ, 3 बार, अगर वो 3 बार के बाद आसमान में भी चला गया, दुनिया का सबसे अच्छा एंट्री दे रहा है, उस दिन अब ट्रेड नहीं होगा, उस दिन वहाँ पे लैपटॉप बंद हो जाना चाहिए, वरना आपके पास पैसा नहीं बचेंगे। समझ लो उस दिन आपके नसीब में पैसे नहीं थे, तो ठीक है। अब मैंने 3816 पे एसएल रखा और सीधे टारगेट लगा दिया 3900 पे, बिना सोचे बिना समझे, आओ देखा ना ताओ, क्योंकि मुझे पता था कि 38, 770, 80 मार्केट आ चुका है, ठीक है। इस बार अगर मार्केट गया तो 39, बिकॉज वी डोंट नो, मुझे नहीं पता कि गोल्ड और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि जब मैं सोचा था कि गोल्ड 3600 से और ऊपर नहीं जा सकता, गोल्ड 37 चला गया। जब मैं सोचा कि 37 से तक शायद रहे, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, तब 38 चला गया, ठीक है। तो मुझे नहीं पता गोल्ड कितना ऊपर जाएगा। तो अगर यही एटीट्यूड मैं पहले रखता कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गोल्ड पे एक्चुअली शॉर्ट करने का सोच रहा था, मुझे लगा कि गोल्ड अब बहुत ऊपर आ चुका है, अगर कोई भी रेड कैंडल अगर मेरे को दिख जाए इनगल्फ करते हुए बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ पे, ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करते हुए कोई नेगेटिव कैंडल अगर दिख जाए, तो मैं बहुत भयंकर शॉट मारूंगा। मैं ऐसा कोई कैंडल खोज रहा था, इस तरह का कोई कैंडल खोज रहा था, इस तरह का कोई कैंडल खोज रहा था। दिस इज अ नेगेटिव कैंडल, ये कि इस कैंडल को पूरा इनगल्फ करके पूरा इसको बॉटम पे लेके गया। मैं ऐसा कोई कैंडल खोज रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। तो मैं ऐसा कोई कैंडल खोज रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मैं गोल्ड को शॉर्ट मारने वाला था, मगर वो 3500 आ रहा है, 3600 आ रहा है, 3700 आ रहा है, 3800 आ रहा है। इतने अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी गोल्ड में मैंने सिर्फ 3 या 4 ही बड़े ट्रेड लिए हैं, बाकी लॉस खाए हैं मैंने, क्योंकि मेरा इरादा था कि गोल्ड शायद शॉर्ट होगा। तो आप यू कैन नॉट जज थिंग्स। अगर आपको सेटअप दिख रहा है, आपको पूरी दुनिया बोल रही है शॉर्ट करना है, मगर सेटअप अगर दिख रहा है तो आप बाई का तो बाई मारना होगा, सॉरी टू से। अगर आपका सेटअप आपसे चीख के खोल रहा है कि बाई करो, ठीक है, तो मेरा सेटअप मुझसे बोल रहा था बाई करो, मैंने आओ देखा ना था, मैंने गोल्ड को लगा दिया 3800, 3900 पे। और क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई था 3870, देखो ये 70 हाई था, तो मुझे एक्सपेक्ट था कि इतना तो आएगा ही, इसके बाद देखते क्या होगा। अब आता है चैलेंज, क्या होता है, ट्रेल। आपको ऑर्डर मिल गया, अच्छा आप बैठ चुके हैं, राइट कर रहे हो, प्रॉफिट अच्छे बुक हो गए हैं, बड़े बड़े पैसे बनना शुरू हो गए हैं। अब आता है रिवॉर्ड का गेम आपका सही हो गया। अब आता है ट्रेल। देखो, अगर डिसीजंस लेने की बात करी जाए ना, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा डिसीजंस बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन चार्ट लिया करो। आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए, आप क्या ले सकते हो, ये सब मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट के सामने आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपके पर्सनल गोल्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, आप एज अ पर्सनालिटी हो ही नहीं मार्केट में। यू कुड बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी ह्यूज पीपल, जिसमें आप एक छोटा सा तिनके जैसा हो, बट यू कैन नॉट बी डिक्टेट और बी एंटाइटल फॉर द होल बिहेवियर और पर्सनैलिटी ऑफ द मार्केट, ठीक है। यू जस्ट अ मिक्स ऑफ इट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड आया, फटाफट निकल गया ट्रेड। फिर गोल्ड यहाँ पे नीचे आया, ये भी निकल गया। जब यहाँ से ये स्लो यहाँ जाने लगा, तब मैंने गोल्ड पे अपना पहला ट्रेड लगाया, ये वाला, ये एरिया मेरा पहला ट्रेड था, 38, 32, ठीक है। फिर मैं देखा कि इसके सामने कैसा रिएक्ट करता है। इसके सामने अगर एक लोअर लो बन जाता, अगर ऐसा एक लोअर लो बन जाता, मैं प्राइस को रिस्पेक्ट करता, यहाँ से निकल जाता।
एक लो ऊपर गया, फिर एक लो अगर ऐसा बन जाता दोस्त, मैं यहाँ से निकल जाता। एक रेड कैंडल की वेट कर रहा था मैं निकल जाता, मैं यहाँ पे ट्रेल नहीं लेता, मैं निकल जाता, क्योंकि मेरे लिए गोल्ड नेगेटिव हो गया। मूविंग एवरेज के रेस्पेक्ट करा था, ठीक है, लोअर लो बना नहीं पूरी तरह से, एक हायर हाई बन के ऊपर चला गया। अब गोल्ड यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही गोल्ड यहाँ इसके ऊपर गया ना, मैंने अपना ट्रेल बैठा दिया यहाँ पे कि मैं 3853 के नीचे तो नहीं ले रहा, ठीक है, इतना तो मिनिमम ले रहा हूँ। और जैसे ही गोल्ड ने क्या किया, अगर आप देखोगे कि ये जो मोमेंटम है, अभी देखो गोल्ड फिर से ऊपर जा रहा है, बट ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम का जो फिब है ना, उसके नीचे गोल्ड आ चुका है, ठीक है, और गोल्ड बहुत ऊपर चला गया था 3895, मेरा टारगेट था 39। मैंने जैसे ही इसके फिब के नीचे ये क्लोज किया, मुझे पता था कि, और मैंने यहाँ पे देखो अलर्ट भी मार के रखा है 38, 77, 76 पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड अगर 74 ये सब एरिया निकालता है, ये 74 का 76 है ना, ये 74 ये एरिया अगर निकालता है तो गोल्ड फिर से बाई होने की संभावना है। और देखो गोल्ड वही कर रहा है, मगर थोड़ा वॉल्यूम का इशू है। आप देखो कैंडल्स देख के आपको समझ में आएगा। 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में तभी भी देखो बहुत बढ़िया कैंडल बन रहा है। गोल्ड अगेन 3891 पे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 आवर में एक सेटअप है, ठीक है, 3879 पे एक इशारा है कि आप गोल्ड ले सकते थे। 3879 किधर है, देखो ये सब जगह पे आपको क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेटअप्स खोजना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले सकते थे, मगर क्योंकि वॉल्यूम इरोड हो गया है, कितना जाएगा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं रीटेस्ट पे एंट्री नहीं करूँगा। मैंने आपको क्या कहा, मैं अब ब्रेकआउट्स पे एंट्री करूँगा। अब मैं कैसे एंट्री करूँगा, अब गोल्ड जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, मैं एंट्री करूँगा। कैसे एंट्री करूँगा, देखो, क्योंकि गोल्ड बहुत नीचे से आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक रीटेस्ट का वेट हो, मूविंग एवरेज ये सब के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं गोल्ड को जाने दूंगा, ठीक है। गोल्ड जब इसके ऊपर जाके आपस में यहीं पर ही इसी रीजन में इसके ऊपर जाएगा, यही रीजन में कोई ऐसा छोटा सा बना के जब ऐसे तोड़ना कोई कोशिश करेगा, मैं यहाँ से छोटे छोटे 4 रुपये, 5 रुपये, 4 डॉलर, 5 डॉलर का एसएल लेके ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। 1-2 बार पकड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर निकल गया तो 4000 तक भी गोल्ड जा सकता है। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोच रहा हूँ, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और वो ये सब होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड में एक मुझे कंफर्मेशन मिले बड़े टाइम फ्रेम पे। देखो 1 डे कुछ भी नहीं बता सकता अभी, क्योंकि 1 डे में इज़ अ कंसेक्यूटिव ग्रीन्स, तो ये देखना बेकार है। सेम गोज टू वीक, मंथ। हमें क्या देखना, 4 आवर में कुछ ऐसा कैंडल है क्या। 4 आवर में अगेन गोल्ड क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है। 4 आवर में इट्स बुलिश। 1 आवर में हमें देखना है कि कोई साइन है क्या। अभी तक तो बुलिश ही दिख रहा है, कोई साइन नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं, अब एक बहुत, माफ़ करूँगा थोड़ा लंबा हो रहा है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग का, कि देखिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ट्रेड करते हैं ना, आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब टेक्निकली वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, क्या करता है। देखिए कुछ प्राइस एक्शन नियम जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, वो हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा इंटैक्ट रहेंगे। आई एग्री कंप्लीटली विथ यू कि प्राइस एक्शन के कुछ रूल्स हमेशा इंटैक्ट रहेंगे, वो कभी हम लोग बदल नहीं सकते। मगर इंस्ट्रूमेंट का ना खुद का कुछ नेचर होता है। जैसे अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा, इंपॉर्टेंट बात से करते हैं हम लोग बीटीसी की बात। अब देखिए बीटीसी बहुत ऊपर जा रहा है, बीटीसी भी मैंने कल ट्रेड मारा है, ठीक है। बीटीसी में मैंने माल दिया 1:8, ठीक है। 1000 का लॉस पे 8400 रुपये मैंने बुक किए। अब आपको सिंपल चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बीटीसी का लॉजिक समझते पहले, ठीक है। बीटीसी का सिंपल लॉजिक है कि यहाँ से देखिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1,08,000 प्राइजेस यहाँ पे आके ऊपर गई, पूरी तरह से डिप कर गई। आप देखिए सस्टेन जब करने की बारी, आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नेगेटिव कैंडल जब बनता है ना, खास करके जब बड़ा कैंडल हो, उसका जब 50% टेकन आउट हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा ट्रबल्ड होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर 50% कैंडल का टेकन आउट हो जा रहा है, तो इसका मतलब देयर इज़ अ ह्यूज इशू इन डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूज इशू इन प्राइजेस, मतलब वो सस्टेनेबिलिटी नहीं बता रहा है। अगर इसको यहाँ से और गिरना है तो ये शायद इतना ना जाए, ठीक है, मतलब 50% के ऊपर ना जाए। और अगर चला भी जाए तो अगला ही कैंडल कुछ नेगेटिव इंडिकेशन दे दे, अगला ही कैंडल रेड बन जाए जो इसका 50% टेकन आउट कर दे, तब ये पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तब यहाँ से मैं शॉर्ट का देखूंगा, बट क्योंकि ये नहीं जा रहा है ना, कैंडल साइकोलॉजी समझो, कैंडल 50% ऊपर खा गया, इतना अच्छा कैंडल का एग्जॉशन हुआ है यहाँ पे, प्राइसेस इज्जत नहीं कर रहा प्राइस।
अब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 4 आवर पे आते हैं, 4 आवर पे हमें पता चल गया है कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है, हम लोग को बुलिश ट्रेड लेना है। अब बस कंफर्मेशन, 1 आवर पे हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए। देखिए मैंने क्या किया था, मैंने कुछ इस तरह का ड्रॉ किया था, ऐसा कुछ ड्रॉ करके रखा था मैं कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, निकल गया प्राइजेस, ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जिस तरह का कैंडल बना है कोई एंट्री कैंडल था नहीं, और अगला जो कैंडल बन गया बहुत बड़ा बन गया, तो एसएल ले नहीं सकते। तो अब क्या, आप ना चाहते हुए भी आपको वेट करना पड़ेगा डिप का, यू हैव टू वेट फॉर डिप। देखो यहाँ पे देखो, आपको डिप का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेने का। यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा के बजा के हम लोग देख सकते थे, मगर मेरे लिए छोटा एसएल का मतलब आपको पता है क्या होता है? मेरे लिए क्रिप्टो में छोटा एसएल का मतलब होता है करीबन, आप समझ लो करीबन 200 से 500 का एसएल। 500 का एसएल तब भी मैं बड़ा बोलूँगा। अब ये क्रिप्टो का ये है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ लेते हैं एंट्री तो ये 200 का एसएल हो रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री बनता है, देखो ध्यान से समझना बात को। हाँ, इसके पहले ऑलरेडी एक ठो लिक्विडिटी फेस हो चुका है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, प्राइजेज अगर अपर स्विंग लोअर स्विंग, अपर स्विंग लोअर स्विंग पे है तो, हालांकि ये ब्रेकआउट है, और क्रिप्टो में मैं ज़्यादा ब्रेकआउट करता नहीं हूँ, क्योंकि क्रिप्टो क्या कहता है, क्रिप्टो का नेचर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्रिप्टो का नेचर ये है ना कि वो अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर उसको ऊपर जाना है, और आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल दिख चुका है, तो ऐसा बहुत कम होगा कि ग्रीन कैंडल के ठीक बाद ग्रीन कैंडल बन गया। क्रिप्टो क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा। क्रिप्टो क्या करता है, पहले नीचे आता है फिर जाता है। तो हमेशा याद रखना, क्रिप्टो में मैंने बहुत सारा ब्रेकआउट बाई किया है, जैसे ये मान लो ब्रेकआउट हुआ, मैंने बाई किया, ये ऊपर से मैंने बाई किया, यहाँ पे एसएल रखा, छोटा एसएल, क्रिप्टो लगा के जब एकदम लिक्विडिटी करके जब ऊपर गया, यहाँ से अगर लेता मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होता। तो यहाँ पे क्योंकि क्रिप्टो ऑलरेडी 2-3 टू स्विंग बना दिया था, तो मुझे लग नहीं रहा था, और जब जैसे ये टेकन आउट किया ना, बहुत बड़े बड़े कैंडल निकलने लगे, ठीक है। उसके बाद जब ये निकल गया ना, तो मैं रीटेस्ट का सोच रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 1 आवर ये सब पे भी खासा भयंकर दिख रहा था, और 15 मिनट पे बहुत अच्छे मोशंस थे, एंट्री कर सकते थे अगर हम लोग चाहे तो, ऐसा बात नहीं है, मगर एसएल वगैरह देखना था कि थोड़ा, यहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया था। एक्चुअली जब मैंने इसे देखा तब तक मूवमेंट काफ़ी हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 260, 360, ठीक है, अच्छा एसएल था, ठीक है। अगर मैं एकदम बॉटम पे भी लेता तो अच्छा एसएल था, मगर मैं लेने का सोच रहा था थोड़ा सा इसको ऊपर अगर काटे तो ऊपर अगर हम लोग काटता है तो फिर देखो यहाँ से यहाँ का एसएल 400 रुपये का हो जाता। तो मैं सोच रहा था कि चलो स्विंग पे लेते हैं, दैट कुड बी अ बेटर एंट्री। यहाँ पे देखो स्विंग हुआ, मगर सिग्निफिकेंट स्विंग नहीं है मेरे लिए, मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं है क्रिप्टो के लिए, ठीक है। यहाँ से निकला, ठीक है, मैंने 1,10,000, ठीक है, कहाँ से मैंने एंट्री किया, लेट मी सी, 15 मिनट, 1,10,000, ये रहा क्रिप्टो। जब क्रिप्टो यहाँ पे आया ना, मुझे लगा कि देखो ये निकल रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये स्विंग भी जो है बहुत खासा अच्छा स्विंग नहीं है, मुझे लेना चाहिए था तो यही लेना चाहिए था, ये दिस कुड बी अ बेटर एंट्री, एक बेटर एंट्री होता। यहाँ से अगर लेता तो 1,10,000, 1,11,000 का मुझे मिलता, और पैसे मेरा पूरा टारगेट था 1,18,000। क्यों टारगेट था, क्योंकि अगर आप डे पे आओगे, यहाँ पे देखोगे तो ये टेकन आउट करने के बाद इसका अगला जो स्टॉप है, ठीक है, अगला, क्योंकि देखो मैंने आप समझ में आया, मैंने यहाँ पे इसको पूरा बनने दिया, जैसे ही ये बन गया 28 सितंबर को, उसके बाद मेरे को कंफर्म हो गया कि ये मेरे को लेना ही लेना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ये नीचे आया, फिर यहाँ से जब और कंफर्म करने लगा, तो फिर मैंने इस कैंडल पे शायद 1,13,000 इस पे, इसके आसपास मैंने इसको लिया था। एक मिनट देखते हैं, 15 मिनट पे जाते हैं। एक्चुअली ट्रेड्स ना लिखना पड़ेगा, ट्रेड्स भूल जाता हूँ मैं, मतलब इतने सारे ट्रेड्स होते हैं ना, गोल्ड है, निफ्टी है, वगैरह वगैरह, सब भूल जाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने कहीं लिया था, हाँ मैंने इस जगह पे लिया था ट्रेड, 1,11,000 समथिंग पे मैंने लिया था, ट्रेड ऊपर गई, ठीक है, 1,14,000 यहाँ तक नीचे भी आई, मैं ये सब जगह बैठा,
ठीक है, काफ़ी अच्छे से लाइक अ गुड बॉय। ठीक है, मैं बैठा। ओ नहीं, सॉरी, मेरे लिए ये एक इनफ लिक्विडिटी नहीं था। ठीक है, जब ये ट्रेड ऊपर गई, जब ये पूरा नीचे आया, नीचे से जब चीर के ऊपर जाने लगा, तब मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री मारा 1,14,000 या 1,13,400 या 1,13,500 से यहाँ से एंट्री मारा और ये 1,18,000 तक निकल गई। आपको याद रखना पड़ेगा, वन डे में भी आप थोड़ा कन्फर्मेशन देखिए। ठीक है, तो मैंने 1,13,000, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1,13,000 इस जगह से मैंने एंट्री मारी है, और वो तब एंट्री मारी जब ये यहाँ से नीचे आके रिजेक्ट कर गया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि BTC जो होता है ना, वो अक्सर क्या करता है, वो अक्सर आपको ऐसा एक तो ग्रीन कैंडल बना, आपको लगा चलो मार्केट बुलिश हो गया, आपको लगा कि चलो ये यहाँ से बुलिश है मार्केट, आपको ग्रीन कैंडल दिखा के, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, सब कुछ सही है, मगर BTC ना ग्रीन कैंडल के ठीक बाद वो ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा रिजेक्ट करता है प्राइसेस, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश करता है। लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर डायरेक्ट ऊपर से खरीदोगे ना तो बड़ा जल्दी नीचे आके, क्योंकि BTC याद रखो 24 घंटा खुला रहता है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, 1,10,000 20,000 का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें ना हर समय उस कदर का वॉल्यूम हो कि वो ऊपर जाए, वो बहुत तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, वो बार बार डिप करता है, क्योंकि ऑर्डर्स फ्लो बंद हो जाता है। हर बार तो उसमें बड़े बड़े ऑर्डर लगे ज़रूरी नहीं है ना, हर टाइम पे कोई भी टाइम पे आप आओगे थोड़ी ना बड़े बड़े ऑर्डर लगेंगे। तो जब बड़े बड़े ऑर्डर्स या एक्टिव ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है BTC पे, तो BTC क्या करता है, BTC ऊपर जाता है, पूरा डिप करता है, डिप करने के बाद जब चीर के ऊपर जाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी खाता है, उसके बाद जब एक सिस्टम बनता है, एक सेटअप बनता है, तो और लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और BTC को ऊपर ले जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मुझे इनफ स्पेस चाहिए था, लिक्विडिटी स्पेस। तो जब BTC यहाँ से निकला, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है, जब BTC यहाँ से निकला, यहाँ से ये जब निकला ना, तब मैंने फिर इसको पकड़ा और फिर ये भाग गया। ठीक है, अभी देखो गोल्ड का मैंने अलर्ट लगाया था 38, देखो ऑल टाइम हाई, गोल्ड इट्स लाइक किलिंग इट विथ दिस। ठीक है, जब ये इसका जो फिब था ना, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब इसका फिब मैंने मापा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मुझे बस एक बहाना चाहिए था निकलने का। ठीक है, मुझे निकलना था गोल्ड से। ठीक है, तो जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे इसका फिब मापा और देखा कि ये लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का खासा इशू मुझे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे बैठूंगा, ये अगर टिक गया एक बार तो ये फिर चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया था। ठीक है, कि अब इसके ऊपर जाएगा तो एक एंट्री बैठाएंगे, मगर यहाँ पर भी अभी भी वॉल्यूम का इशू लग रहा है मुझे। और देखिए टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा ही वॉल्यूम बना के गोल्ड ऊपर जाता है और चाहे तो ये अभी भी जा सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। अब ब्रेकआउट पे ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड ने मुझे कंफ्यूज कर दिया और मुझे निकलना था, क्योंकि मेरा $79 का प्रॉफिट आ चुका था और मैं और ज़्यादा कमाने के लिए मैंने 3900 पे लगाया था, मैंने आपको जैसा कि कहा। मगर जब मैं इतना रिस्क ले रहा था ना, मैंने $30 यहाँ पे लूज़ किया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि 39 आता है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये मैं ले रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने $39 से हटा दिया अपना जो टारगेट था, वो मैंने $39 से अपने सिस्टम से हटा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये नीचे आता है तो कितना कैसे रहता है। मेरा टारगेट ये था कि ये इसके आसपास आए, हिले डुले, यहीं से ऊपर चला जाए और मैं इस अपने नीचे को ट्रेल करते चलाऊँ। ठीक है, ट्रेल करते करते चलूँ। अब मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं $39 नहीं लूँगा, मैं वो लूँगा जो गोल्ड मुझे देना चाहेगा। तो मेरा जैसे कि आपको पता है कि मेरा पहले SL था यहाँ पे 3806 पे, फिर मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया 3831 पे, फिर मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया 3853 पे। और आप देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैंने यहाँ पे अपना SL शिफ्ट किया होता 3853 पे, तो ये यहाँ पे कट के जा सकता था। 3853 पे मेरा SL है। तो इस कैंडल का लो देखते हैं, इस कैंडल का लो 3852.83 है, चला जाता, मेरा पैसा निकल जाता गाइस। तो अच्छा हुआ कि मैंने यहीं कहीं बुक कर दिया ताकि कुछ पैसे आए। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो मैं देखता हूँ कि मेरे को कैसा सेटअप देता है। मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ जो कि गोल्ड में बड़ा कम होता है, गोल्ड ज़्यादा नीचे नहीं आता है। जैसे कि BTC क्या है गाइस, BTC बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, उसको चाहिए लिक्विडिटी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर नहीं रहता है, उसमें हर समय ऑर्डर फ्लो नहीं रहता है, वो बहुत बड़ा है। मगर गोल्ड में क्या है, गोल्ड में क्योंकि दुनिया भर के ट्रेडर्स गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, गोल्ड एक्टिवली ट्रेड करते हैं, तो उसमें कभी कभी वॉल्यूम मर जाता है ऑब्वियसली। बट खास करके जब अभी गोल्ड ट्रेंडिंग है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका वॉल्यूम मरेगा। ठीक है, तो गोल्ड में अच्छा रहता है, सब कुछ सही रहता है। तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो मैंने एक्सप्रेस किए, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया।